हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड कराता है जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n। ये फॉर्मूला यार n फैक्टोरियल को फाइंड करने के काम आता है, यानी कि स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यार आप बोलोगे कि n फैक्टोरियल की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, हम तो इसका एक्सप्रेशन पहले से ही जानते हैं कि भाई n फैक्टोरियल के बराबर होता है n into n minus 1। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, कहां तक जाता है 1 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते थे यार n फैक्टोरियल की वैल्यू। तो फिर हम इस फॉर्मूला का यूज क्यों करें यार? बेसिकली अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हुई तब हम ऑब्वियसली सी बात है कि n फैक्टोरियल को निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हमें महसूस होगी। ठीक है, और n फैक्टोरियल की वैल्यू भी बहुत ज्यादा आने वाली है ऑब्वियसली। ठीक है, तो जब कभी भी n की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन किस तरीके से बना है, इसका प्रूफ क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, वो देखते हैं। ठीक है, देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n माइनस 1। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं 1 तक। अगर मैं नेचुरल लॉग ले लूं बोथ साइड तो कैसी हो जाएगी इक्वेशन, ln n प्लस ln n माइनस 1 प्लस डॉट 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 ln 2 प्लस ln 1। ठीक है, हम जानते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log mn के बराबर होता है। और कह सकते हैं log m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n। यानी कि log के अंदर जितनी भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती हैं वो इसके बराबर आ जाता है, यानी कि इंडिविजुअल नंबर्स का एडिशन हो जाता है log के साथ। ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं, है ना। अब यार मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि भाई इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, उल्टा करके लिख सकता हूं। देखो ln 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं यार ln 2 प्लस ln 3 प्लस इस तरीके से एडिशन हो रहा है ln n तक। ठीक है यार, अब मैं आपके सामने एक ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं वो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अक्रॉस में सारे नेचुरल नंबर रखूंगा 1 2 3 4 इस तरीके से n तक। ठीक है, और वाई एक्सिस में मैं नेचुरल लॉग रखूंगा, नेचुरल लॉग 1 नेचुरल लॉग 2, सॉरी नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है वो तो ये इसी के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा ln 2 के बराबर, ln 3 ln 4 ln 5 इस तरीके से मैं ln n तक कर देता हूँ। ठीक है, अब यार मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिनकी लेंथ तो होगी किसके बराबर, 1 के बराबर, और हाइट होगी ln के बराबर। ln के अंदर जो टर्म है, जैसे कि हाइट होगी ln 2 के बराबर और ब्रेड्थ ऑब्वियसली 1 के बराबर। ऐसे ही एक और बनाया मैंने, हाइट किसके बराबर है, ln 3 के बराबर, और ऑब्वियसली जिसकी लेंथ किसके बराबर है, 1 के बराबर। ऐसे मैं बनाता चले जाऊंगा यार, और ये क्यों बना रहा हूं अभी आपको मालूम पड़ेगा। ये n माइनस 1 है, कुछ इस तरीके से नजर आएगा एंड वाला रेक्टेंगल। ठीक है, तो यार अगर मैं फाइंड करता हूं इसका एरिया मान लेता हूं a1 से डिनोट किया जा रहा है, तो a1 किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऑब्वियसली ln 2 इनटू 1। अगर मैं a2 इसका एरिया बोल दूं तो क्या हो जाएगा एरिया इसका, ln 3 इनटू 1। इस तरीके से मैं अगर nth रेक्टेंगल मान लेता हूं, इसका एरिया an है, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया ln n इनटू 1। ठीक है, अगर मैं इन सभी इक्वेशन का ऐड कर दूं, एडिशन कर दूं, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनने वाली है, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 अप टू an इज इक्वल्स टू ln 2 प्लस ln 3 प्लस डॉट 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 ln n प्लस ये किसके बराबर है, ऑब्वियसली इसी के बराबर है। और ये किसके बराबर था, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल के बराबर था। ठीक है, ये किसके बराबर है, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल। यानी कि मुझे अब मालूम पड़ गया कि इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जो है वो किसके बराबर है, ln n फैक्टोरियल के बराबर है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ चुकी है। एक तरीके से मैं इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन निकालना चाह रहा था, इस वजह से मैंने ये प्लॉट कराया डायग्राम, सॉरी ग्राफ। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ln n का ग्राफ कैसा दिखाई देता है, log x का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं log n बोल रहा हूं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखाई देता है, आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। और ये पॉइंट क्या होता है 1,0, क्योंकि हम जानते हैं कि जब x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं ln 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है, इस वजह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह के ग्राफ इसके अंदर पुट करके देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, स्मूथ ग्राफ बनेगा। ठीक है, सही बात है कि नहीं। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू ln n का। ठीक है, आपको ये पता है।
कैसे निकला? ऑब्वियसली सी बात है, देखो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, ln2, ये क्या है कोऑर्डिनेट 3, ln3, तो ये किसका ग्राफ हो गया? बाई ln n का ग्राफ हो गया। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूं बाय इंटीग्रेशन मेथड से इस कर्व का एरिया फाइंड करना चाह रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अंडर में, मतलब कि इस पोर्शन का एरिया निकालना चाह रहा हूं। कैसे निकालूंगा? हम जानते हैं यार क्या करते थे हम इंटीग्रेशन मेथड के अंदर, एक स्ट्रिप ले लिया करते थे यार, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिप ले ली। अब स्ट्रिप की सेपरेशन मान लेता हूं, मतलब लेंथ मान लेता हूं है dx के बराबर और हाइट है fx के बराबर। ऑब्वियसली सी बात है fx किसके बराबर है? ln x के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो छोटे वाले स्ट्रिप का एरिया निकालो। अब ये छोटा वाला स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, यानी कि fx इनटू dx। और फिर उसके बाद क्या कर देते हम, लिमिट पुट करा कर देते कि भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, ठीक है। x की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चेंज हो रही है? 1 से लेकर n तक चेंज हो रही है, यानी कि x क्या है? 1 से लेकर n तक चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व। ये वाला जो स्मूथ कर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंडर में जो एरिया है वो इसके बराबर है। और fx किसके बराबर है? ln x। ln x के मान लेते हैं ना, ln x का ग्राफ है ये, ठीक है, dx। अब जरा इसे सॉल्व करिए। देखो यार यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बचपन में वो क्या होता है। देखो क्योंकि हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन करना इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं, इसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है, तो इसको हम क्या करते हैं? एज इट इज रख देते हैं, है ना, ln x इनटू, इसका इंटीग्रेशन आसान होता है ना, तो इस वजह से इसको सेकंड फंक्शन मान लूंगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के बराबर, और लिमिट कहां से कहां तक पुट करनी है? 1 से लेकर n तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर n तक, इसका डिफरेंशिएशन कर देते 1/x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x के बराबर dx के बराबर, ये आ गई ये, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? ln n इनटू n माइनस ln 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इस वजह से ये 0 आ गया, माइनस देखो dx 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो x आएगा, और x के अंदर जब मैं लिमिट रखूंगा 1 से लेकर n तक, तो क्या आएगा? n माइनस 1, ठीक है यार, ये बेसिक इंटीग्रेशन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन बन गया, ln n इंटू n माइनस n प्लस 1। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि जानते हैं n की वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी कि n की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, जिसकी वजह से मैं इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ यानी कि मुझे मालूम पड़ गया एरिया a अंडर द स्मूथ कर्व किसके बराबर है? n टाइम्स ऑफ ln n माइनस n, ठीक है, ये वाला एरिया मुझे मालूम पड़ गया पूरा। बट अब स्टर्लिंग्स एप्रोक्सीमेशन यार ये बोलता है कि ये जो एरिया है ना, ये जो हमारा स्मूथ कर्व का एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है जो स्टेप कर्व का एरिया है। ये जो स्टेप कर्व का जितना भी एरिया है ना, यहां से लेकर यहां तक का, वो क्या करते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस वाले एरिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई जो स्टेप कर्व का एरिया था वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है स्मूथ कर्व के एरिया के बराबर, ठीक है। यानी कि हम बोलते हैं जो टोटल एरिया हमने निकाला था ना, ये क्या था, कौन सा एरिया था? ये टोटल स्टेप वाले जो कर्व थे ना मेरे, उसका एरिया था ये वाला, और ये किसके बराबर था? ln n फैक्टोरियल के बराबर था, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है स्मूथ कर्व के अंडर वाले एरिया के बराबर। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि भाई n टाइम्स ऑफ ln n माइनस n इक्वल्स टू ln n फैक्टोरियल, ठीक है। बस इतना आसान होता है स्टर्लिंग्स एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं, और हम यहां से यार क्या कर सकते हैं, n फैक्टोरियल की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो किसके बराबर होगा? e की पावर n टाइम्स ऑफ ln n माइनस n। ऑब्वियसली सी बात है यार, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं log a विद बेस b इक्वल्स टू e के बराबर, या मान लेते हैं k के बराबर है, तो हम इसे बोल सकते हैं a इक्वल टू b की पावर k, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई स्टर्लिंग्स एप्रोक्सीमेशन में पहले ही बता दिया था कि n की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। अब n की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, इस बात का प्रूफ यहां से ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यार अगर n की वैल्यू छोटी हुई, मान लेते हैं 10 से छोटी हुई n की वैल्यू, तो होगा क्या कि ln n, अगर n की वैल्यू 10 से छोटी है तो ये हमेशा पॉइंट में कुछ नंबर आएगा, ठीक है, 0.3 0.2 इस तरीके से नंबर आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं ln2 ln3 ln4 और ln10 की वैल्यू क्या होती है? देखो यहाँ पे बोथ साइड में लॉग ले रहा हूं मैं, ln n लेस देन ln10 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर है, यानी कि ln n की वैल्यू 1 से छोटी होगी,
यानी कि ln n की वैल्यू 1 से छोटी होने वाली है। अब आप ये बताइए n इंटू वो वाला नंबर, ये देखो मैं यहाँ से n कॉमन ले रहा हूँ, e की पावर n कॉमन ले लिया, n माइनस 1, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ln n एक 1 से छोटी वाली क्वांटिटी है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ ये वाली क्वांटिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि हमारा कुछ आंसर 1/e की पावर में कुछ आएगा। सही बात है कि नहीं, 1/e की पावर में कुछ आएगा, जो कि हमें क्या बताएगा, एक पॉइंट वाली वैल्यू बताएगा, 0.34 ऐसे कुछ वैल्यू बताएगा। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं यार कि भाई 1/e की पावर में आ रहा है एक्सप्रेशन हमारा, है ना, 1/e की पावर में एक्सप्रेशन आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, n फैक्टोरियल के बराबर तो ये, और हम जानते हैं n फैक्टोरियल अगर 10 से छोटी वाली क्वांटिटी का लेता हूं तो कभी भी पॉइंट में तो आने नहीं वाला, 0.3 0.8 इसमें तो आने नहीं वाला। सही बात है कि नहीं? क्यों? हम जानते हैं n फैक्टोरियल अगर मैं 3 फैक्टोरियल का भी निकालता हूं तो 3 × 2 × 1 आता है, एक इंटीजर क्वांटिटी आती है। हालांकि जब कभी भी हम बड़े नंबर का भी फैक्टोरियल निकालेंगे ना इस फॉर्मूले से, तो वो भी एक पॉइंट वाली डिजिट ही आएगी, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, पर वो लगभग उसके बराबर होता है। बट यार जब कोई भी n छोटा होगा ना, स्मॉल होगा, तब ये वाला एक्सप्रेशन हम नहीं लगा सकते हैं, तभी लगेगा ये अप्रोक्सीमेशन जब n की वैल्यू लार्ज होगी। ये इसकी लिमिटेशन कह लो, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि यार n फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो अगर वो स्मॉल है तो। हमने ये फॉर्मूला बनाया ही इसीलिए कि क्योंकि आप अगर n फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हो, किस वजह से कि n लार्ज है, अगर n लार्ज है तब आप नहीं निकाल पाओगे, तभी तो हमने ये एक्सप्रेशन बनाया। तो इस तरीके से स्टेबलिस अप्रोक्सीमेशन होता है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइस, गुड बाय।